हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों को वेद प्रकाश भारतीय का सादर अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले अपने एपिसोड में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में आप लोगों के सामने बहुत सारी बातों का जिक्र किया था, ठीक उसकी अगली कड़ी में हम पुनः 1784 को ही उनके प्रावधान के अंतर्गत कुछ जो नियम बनाए गए थे उनको आज बताने वाला हूं। आप जब भी मेरा एपिसोड देखें, जब भी आप मेरा वीडियो देखें, तो सबसे पहले आप एक काम करें कि एक कॉपी और एक कलम लेके बैठे और वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखने के उपरांत उसे एक संक्षिप्त नोट अवश्य बनाएं। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं या बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र हैं, अन्यथा अन्य कोई भी लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं या एसएससी, रेलवे, अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, सबों के लिए यह एपिसोड काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। इसलिए इसे आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें और सुने। हम आरंभ करते हैं। इससे पहले हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की जो मूल बातें थी उन सबों को आपके साथ शेयर किया था और उनके प्रावधानों को भी हमने बताने का प्रयत्न किया था। उन प्रावधानों की ही अगली कड़ी में हम आपके बीच और कुछ प्रावधान लेकर के आए हैं, जैसे कि नंबर 4 से हम लोग चलते हैं। आप बोर्ड पर दृष्टिपात करेंगे। नंबर 4 के अधीन बताया गया है कि इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, अर्थात इस एक्ट से ही द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। कहने का तात्पर्य यह है छात्रों कि जब 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आया, यानी ब्रिटिश 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट आया, तो उनमें क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी गई। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी गई और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे ये ब्रिटेन के सम्राट के अधीन थे। यानी भारत में जो गवर्नर जनरल 100 परिषद व्यापार कर रही थी या राजनीतिक अथवा सैनिक असैनिक संधियां कर रही थी, उनके ऊपर अब सीधे तौर पर ब्रिटिश सम्राट का बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से नियंत्रण हो गया। और दूसरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जिसने की कंपनी को यहां बिजनेस करने के लिए भेजी थी, तो उनके पास तो प्रशासनिक और सारे व्यापारिक दायित्व थे। इसलिए कहा जाता इन प्रावधानों के अंतर्गत पिट्स के 1784 के एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में कंपनी के ऊपर द्वैध शासन से तात्पर्य यह है कि कंपनी एक है और उस पर नजर रखने वाले 2 संस्थाएं हैं। पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे चलते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। 3 में से एक सदस्य मुख्य सेनापति होता था। इससे अब गवर्नर जनरल का महत्व बढ़ गया। अब वो किसी भी एक सदस्य को अपनी तरफ करके सारे निर्णय लेने में समर्थ थे। जी हां मित्रों,
इस प्रावधान के अंतर्गत जैसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल 100 परिषद की संख्या 4 कर दी गई थी, तो वो जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जिनमें कि 4 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया था, जैसे आरंभिक चरण में कुछ नाम थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, बॉरवेल और मॉनसन, तो ये 4 वैरेन हेस्टिंग्स के कार्यकारिणी के गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे। तो उन्हीं 4 की संख्या को 3 कर दी गई और 3 करने के उपरांत भी क्या किया गया, उसमें उस 3 में से एक को मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया। कहां पे किया गया, तो भारत में किया गया। और क्या हुआ कि जब पहले 4 कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे, तो वैरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे उन्हें कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत हो जाया करती थी, क्योंकि अगर उनमें से 3 सदस्य एक तरफ हो जाते थे तो गवर्नर जनरल द्वारा लिया गया कोई भी फैसला निरर्थक साबित होता था। लेकिन इस प्रावधान के आने से, पिट्स इंडिया एक्ट के आने से क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के 100 परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 3 करने से तात्पर्य यह हुआ कि अगर इन 3 में से एक भी सदस्य इनके तरफ आ जाए तो इनकी मनमानी चल सकती थी। यानी यह कोई भी सैन्य से संबंधित निर्णय हो, संधि से संबंधित निर्णय हो, व्यापार से संबंधित निर्णय हो, प्रशासन से संबंधित निर्णय हो या देशी रियासतों से संबंधित निर्णय हो, आसान तरीके से ले सकता था। यानी पिट्स का इंडिया एक्ट गवर्नर जनरल के वरदान के रूप में आया। फर्क सिर्फ इतना ही था कि यहां पर उस गवर्नर जनरल के ऊपर पहले सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण था, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी नियंत्रण हो गया। आगे चलते हैं। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। कंपनी के डायरेक्टरों की यानी क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 सदस्य थे उनमें से एक गुप्त सभा बनाई गई, और गुप्त सभा का तात्पर्य यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गए थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अगर कोई बात छुपा के करनी हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्चुअली भारत में जो व्यापारिक कंपनियां काम कर रही थी वो तो पूर्ण रूपेण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति समर्पित थी, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बातचीत करना होता था, कोई आदेश से संबंधित गुप्त बातें करनी होती थी, तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक गुप्त सभा बनाई जो संचालक मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी आदेशों को भारत भेजा करती थी। आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र व आज्ञाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। भारत से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक था। कहने का तात्पर्य यह हुआ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही कंट्रोलिंग पावर था किसका, तो भारत में कार्यरत ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहिएगा कैसे सर, तो बात यहां ये निकल करके आती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर किसी भी प्रकार का निर्णय लेती तो उस निर्णय पत्रों को, उस आज्ञा पत्रों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास भेजना पड़ता। इतना ही नहीं, अगर भारत से गवर्नर जनरल 100 परिषद कोई आदेश या कोई विचार से संबंधित पत्रादि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भेजते तो वो पत्र को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने रखना आवश्यक ही नहीं, नितांत जरूरी था और आवश्यक तो था ही। आगे देखते हैं।
नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए आदेशों एवं पत्रों में बदलाव कर सकता था। इसको अगर आप देखते हैं नियंत्रण बोर्ड, यहां प्रावधान क्या किए गए हैं कि नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, यानी नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए आदेशों, यानी कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आदेश पारित करता है या कोई भी नियम निकालता है तो उस नियम को क्या कर सकता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बदल सकता है, उसे रोक सकता है, उसे निरस्त कर सकता है, उसे उस मतलब नियमों को पूर्ण रूपेण खत्म कर सकता है। आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चेयरमैन स्वयं राज्य मंत्री होता था। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे, मैंने पिछले एपिसोड में भी आप सबों से कहा था, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य हुआ करते थे। एक कंपनी ऑफ एक्सचेकर जो कि ब्रिटेन के सम्राट का वित्त मंत्री होता था। दूसरा राज्य मंत्री, जो राज्य मंत्री का मैंने यहां जिक्र किया है, ये विदेश सचिव स्तर के पदाधिकारी होते थे। और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य, जो प्रीवी काउंसिल यानी क्या, ब्रिटेन के सम्राट का जो एक ऐसा ग्रुप था जो उन्हें किसी भी बातों पर सुझाव दिया करते थे, यानी एक तरह से कहिए छाया मंत्री मंडल, जिनमें कि बड़े बड़े नेता थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लीडर थे, और बाहर से भी जो बड़े अनुभवी ऐसे लीडर थे, विपक्ष के भी क्यों नहीं हो, कुछ ऐसे विपक्षों के भी लीडर को बतौर इंग्लैंड के सम्राट सलाहकार के तौर पर रखते थे। तो प्रीवी काउंसिल क्या था, तो ब्रिटेन के सम्राट का एक सलाहकारी संस्था हुआ करता था, जिनके 4 सदस्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य बनाया था। जी हां मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, शेयर करना ना भूलें और बेल बटन अवश्य दबाएं। एक्चुअली इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको किसी भी प्रकार का अगर इसमें कोई भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य सूचित करेंगे। इतना ही नहीं, ये जो आप 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट है, ये कई खंडों में है, इसलिए अगले खंड को आप अवश्य देखना ना भूलेंगे, अवश्य देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। मैं वेद प्रकाश भारतीय आप सबों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।